अमेरिका, रूस और चाइना कोल्ड वॉर की डायनामिक्स तेजी से बदल रही हैं। रशिया और चाइना अमेरिका के मुकाबले में अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को तेजी से बढ़ा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रशिया के दो नए न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर केपेबल वेपन्स जो इसने अभी रिसेंटली टेस्ट किए हैं। हम देखेंगे कि इन न्यूक्लियर केपेबल वेपन्स की क्या सिग्निफिकेंस है यूएस और चाइना की इंगेजमेंट को लेकर, उसको जहन में रखते हुए जो ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान मीटिंग हुई है। पुतिन ने इन खतरनाक टेस्ट के जरिए किसको पैगाम देने की कोशिश की है? क्या अमेरिका ये कोल्ड वॉर तेजी से हार रहा है? और क्यों इन्होंने एशिया पैसिफिक के ममालिक से अपनी इंगेजमेंट को तेज कर दिया है? इनको खतरा रूस से है या चाइना से? आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कोल्ड वॉर की करंट डायनामिक्स और रशिया के ये दो खतरनाक न्यूक्लियर कैपेबल वेपन्स के टेस्ट। आइए जानते हैं। रशिया के मुताबिक हमने ये जो दो लेटेस्ट वेपन्स के टेस्ट किए हैं, इनकी 21st सेंचुरी में एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है और ये पूरी कोल्ड वॉर की डायनामिक्स को चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं। इस हवाले से रशिया के इन दो वेपन्स टेस्ट पर नजर डाली जाए तो सबसे पहले बुरवेस्निक न्यूक्लियर मिसाइल है, जो कि एक लो फ्लाइंग न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर आर्म्ड क्रूज मिसाइल है जो इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ निहायत लो ऑल्टीट्यूड पर ट्रैवल कर सकता है और ये चीज इसको एक मोहलिक वेपन बनाती है। पुतिन के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज अनलिमिटेड है। अभी आपको याद होगा कि रिसेंटली हमने चाइना के लेटेस्ट मिसाइल्स का जिक्र किया था, DF-5C और DF-61 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिनकी रेंज हमने देखा था कि 15,000 से लेकर 20,000 किलोमीटर्स तक थी। पुतिन ने ये क्लेम किया है कि हमारा जो लेटेस्ट मिसाइल है, जो न्यूक्लियर केपेबल न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है, इसकी रेंज अनलिमिटेड है। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न वो क्या बता रहे हैं कि ये एक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी इसको प्रोपेल करती है, इसको ड्राइव करती है और इसी वजह से इसकी रेंज अपने ओरिजिन से लेकर किसी भी टारगेट तक पहुंच सकती है बआसानी। और रूस के मुताबिक रीसेंट टेस्ट में हमने इसको 14,000 किलोमीटर तक ट्रैवल करवाया है, जिसमें इसने 15 घंटे की फ्लाइट ली है। और पुतिन के मुताबिक ये यूनिक वेपन और इसकी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे मुल्क के पास नहीं है और इसकी रीच ग्लोबल है। ये ना सिर्फ न्यूक्लियर पावर्ड है बल्कि न्यूक्लियर केपेबल भी है, यानी न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है किसी भी जगह पर। और इसके साथ ही ये फ्लाइट के दौरान अपने रूट को चेंज करने की एबिलिटी भी रखता है और किसी भी एडवांस अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम को डॉज करने की कैपेबिलिटी रखता है। पुतिन का दावा है कि इन टर्म्स ऑफ फ्लाइट रेंज इट हैज सरपास्ड ऑल नोन मिसाइल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। और इसकी डेवलपमेंट में जितने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, पुतिन ने उनकी स्पेशल तारीफ की है। पुतिन के मुताबिक इन साइंटिस्ट की वजह से हम दुनिया में एक नाकाबिले तस्खीर पावर बन चुके हैं और हमारी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। इसके अलावा दूसरा खतरनाक न्यूक्लियर केपेबल न्यूक्लियर पावर्ड वेपन, जिसका नाम है पोसेडॉन, जिसकी समंदर के अंदर अनलिमिटेड रेंज होगी, जो इसकी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी को बहुत मोहलिक बना देगी। पोसाइडन दुनिया की पहली टॉर्पीडो होगी जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर पावर करेगा और ये उस न्यूक्लियर रिएक्टर पर नस्ब होगी जिसको किसी भी वक्त इससे अलहदा किया जा सकता है टारगेट को निशाना बनाने के लिए। और इस न्यूक्लियर पावर की वजह से इसकी समंदर के अंदर रेंज अनलिमिटेड हो जाएगी और इसी वजह से ये सारे एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स को सरपास करने की एबिलिटी रखती है स्पीड और ऑपरेशनल डेप्थ में। और इसी वजह से इसको इंटरसेप्ट करना तकरीबन नामुमकिन है। और रूस का दावा है कि इस हवाले से जितने भी अंडर वाटर सिस्टम्स हैं, इसकी स्पीड उन सबसे ज़्यादा है। रूस के मुताबिक इस सुपर टॉर्पीडो को अंडर वाटर इंटरसेप्ट भी नहीं किया जा सकता। इसकी स्पीड 200 किलोमीटर्स पर आवर है और इसके अंदर ऐसे एडवांस सिस्टम्स मौजूद हैं जो इंटरसेप्शन से बचने के लिए जिग जैग का रास्ता अपनाएंगे। रूस के मुताबिक पोसेडॉन की सुपर टॉर्पीडो ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स कैरी कर सकती है जो कि रेडियो एक्टिव सुनामीज जनरेट कर सकते हैं, यानी दुश्मन के साहिल पर जलजले क्रिएट किए जा सकते हैं और बड़े बड़े कोस्टल एरियाज को तबाह बर्बाद किया जा सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 10,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है और रूस के मुताबिक हमने इसका सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है और ये कैपेबिलिटी भी हमने हासिल कर ली है, एक हवा के अंदर और एक समंदर के अंदर।
और रिपोर्टेडली ये दोनों कैपेबिलिटीज रूस की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को शो करती हैं, यानी किसी भी न्यूक्लियर इवेंट की सूरत में रूस इन तरीकों को इस्तेमाल कर सकता है। ये बहुत कम चांसेस है कि रूस इनको एग्रेसिव मेजर के तौर पर इस्तेमाल करेगा या फर्स्ट स्ट्राइक के तौर पर इस्तेमाल करेगा। ये डेस्परेट मेजर्स के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है, यानी बड़े पैमाने पर अगर आपने तबाही फैलानी है, अगर आपकी फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है तो आप इन कैपेबिलिटीज़ को फिर एक्टिव करोगे। और इसीलिए रूस ने यह बयान जारी किया है कि ये एक फोर्स्ड मेजर है जो कि स्ट्रेटेजिक बैलेंस को अचीव करने के लिए लिया गया है। यानी रूस के मुताबिक अगर अमेरिका और नेटो इस रीजन में रूस को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं अपने मिसाइल थ्रेट्स के साथ, जैसा कि उन्होंने यूक्रेन में इसकी झलकियां भी दिखाई हैं, उस सूरत में इनके मुताबिक हम इन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली रूस ने इन वेपन्स को शो किया स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए, एक डेटरेंस के लिए, कि हमारे पास भी ऐसे वेपन्स हैं जो आपको डिटर कर सकते हैं। इससे पहले हमने इस वीडियो में देखा था रूस के ओरेशनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का जो इन्होंने यूक्रेन पर किए थे, क्योंकि उस वक्त रूस को ये फील हुआ था कि यूक्रेन इनकी स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को ललकारा है, तो उसके जवाब में इन्होंने ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे यूक्रेन के अंदर, जिससे यूक्रेन का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को नुकसान पहुंचाया था। इनकी स्पीड मार्क 10 से भी ज़्यादा है और स्ट्रेटेजिक वेपनरी में रूस अमेरिका को चैलेंज करता जा रहा है। और इनका पैगाम यही है कि अगर आपने नेटो के ज़रिए कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो हम आपको मज़ा चखाएंगे। बेसिकली रूस की अमेरिका और नेटो से एक डिमांड ये भी है कि आप ईस्टर्न यूरोप की तरफ एक्सपैंड ना करें, ये हमारी रेड लाइन है। और जब यूक्रेन ने ये बात की, रूस ने इन पर चढ़ाई कर दी। अब इनका मुकाबला सिर्फ ज़मीनी बॉर्डर्स पर नहीं है, इनका मुकाबला समंदरों में भी है और इस हवाले से आर्कटिक रीजन एक नया बैटल ग्राउंड बनता जा रहा है, जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया रिसेंटली। आर्कटिक सी की बैटल, रशिया की प्रेजेंस और रशिया के स्ट्रेटेजिक वेपन्स का यहाँ स्टोर होना, और इस हवाले से नेटो के इकदामात, अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स रशियन पॉसिबल हमलों के जवाब में। और रशिया अमेरिका को एक पैगाम न्यूक्लियर सुपीरियॉरिटी का भी दे रहा है कि हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ तुमसे ज़्यादा हैं, हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स तो ज़्यादा हैं ही, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स भी तुमसे ज़्यादा हैं और हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़। और ऐसे डुअल यूज़ डिलीवरी सिस्टम्स के टेस्ट जिनको इंटरसेप्ट करने की कैपेसिटी यूएस के पास नहीं है। और इसके जवाब में हमने देखा था कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस आर्मी को ऑर्डर दिया कि न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी करें, क्योंकि इनके दो बड़े दुश्मन खुलकर अपने स्ट्रेटेजिक वेपन्स का मुजाहरा कर रहे हैं। पहले चाइना ने मिलिट्री परेड में इन वेपन्स को डिस्प्ले किया जिनकी रेंज 20,000 किलोमीटर तक थी, और अब रूस ने इन दो सिस्टम्स का टेस्ट किया जिसने अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। और अमेरिका ने जवाबन अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को टेस्ट करने का फैसला किया 33 साल बाद। यूएस जहां अपने एडवांस मिसाइल सिस्टम्स पर काम कर रहा है, वहीं यूएस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं एयर डिफेंस सिस्टम में वो भी अनमैच्ड हैं। और अभी रिसेंटली इन्होंने गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसको पुतिन ने काफ़ी हकारत की निगाह से देखा है। और इस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि किस तरह ग्रीनलैंड में अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात किए हुए हैं कि अगर कोई मिसाइल आता है रूस की तरफ से, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो उसको वहाँ से इंटरसेप्ट किया जाए। इसीलिए आर्कटिक रीजन की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है, जहाँ पर ज़्यादा रशिया का मिलिट्री कंट्रोल है अपनी डिफरेंट मिलिट्री बेसिस के ज़रिए, और अमेरिका का इत्तेहाद है नेटो और यूरोप के साथ। रशिया के इन मूव्स को देखते हुए हमें क्लियरली अमेरिका में एक एक्टिविटी नज़र आ रही है। एक एक्टिविटी तो हमने देखी है डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के अंदर, यानी क्लियरली वहाँ पर हमने यूएस को चाइना से इंटिमिडेट होते हुए देखा है। मतलब उस मीटिंग में हमें क्या नज़र आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप चाइनीज़ प्रेसिडेंट की फ्लैटरी कर रहे थे, और वो प्रेसिडेंट फ्लैटरी कर रहा था जिसकी पूरी दुनिया फ्लैटरी करती है, उसको चाइना की फ्लैटरी करना पड़ रही थी, और इसकी रीजंस क्लियर हैं। इससे हमें पता लगता है चाइना का इकोनॉमी और ट्रेड में अपर हैंड, और रशिया की सूरत में उसको मिली हुई स्ट्रेटेजिक डेप्थ, और ये दोनों ममालिक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, चाइना और रूस। इसलिए क्लियरली चाइना का अपर हैंड नजर आ रहा था और अमेरिका थोड़ा सा इंटिमिडेटेड लग रहा था। इससे आप फ्यूचर का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन होगा नेक्स्ट सुपर पावर और किस तरह दुनिया तेजी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ रही है। अब डेफिनेटली यूएस भी इतनी आसानी से तो कंसीड करेगा नहीं, ट्रेड वॉर में तो काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने दे दी हैं चाइना को, लेकिन उनके स्ट्रेटेजिक थिंकर्स अभी भी बैठे हुए हैं और उनका ये ख्याल है कि चाइना को साउथ चाइना से आगे ग्रो नहीं करने देना स्ट्रेटेजिकली,
रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए वक्ती तौर पर चाइना को ठंडा करने की भी ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं देख रहा हूं कि अब वो क्या मूव्स ले रहे हैं। पीटर हेग्सेथ जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जो कि अब सेक्रेटरी ऑफ वॉर बन चुके हैं, वो इस रीजन के ममालिक से एग्रेसिव मुलाकातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या होता है असल डिफेंस सेक्रेटरी। यानी वजीर दिफा का काम सिर्फ जुगते ही लगाना नहीं होता टीवी पर बैठकर, और भी बहुत कुछ करना होता है। मैंने ये बात इसलिए की है क्योंकि पीटर हेग्सेथ पहले टीवी में एंकर थे। तो वो जो आजकल मुलाकातें कर रहे हैं एशिया पैसिफिक में, वो माइंड ब्लोइंग हैं। वो जितने भी हमसाए हैं चाइना के, यानी चाइना के रीजन में जो हैं साउथ चाइना सी में, वो उनसे अपनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारियाँ बढ़ा रहे हैं, जिनमें बहुत से चाइना के भी पार्टनर्स हैं। अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो अब आप हमें पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम इंडिपेंडेंट काम करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, मीडिया की हाइप और सेंसेशनलिज्म से बहुत दूर, ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक रहने की कोशिश करते हैं, और जो मालूमात हम हासिल करते हैं उसकी बेस पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है हम वही आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं बड़े सटल तरीके से। क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत सी कदगने भी हैं। भारत ने अलग हमें बैन किया हुआ है, और पाकिस्तान में भी इंटरनेट के साथ मसाइल चलते रहते हैं, और सोशल मीडिया के साथ भी। तो इस सूरत हाल में हमारे जैसे इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स का काम करना बहुत मुश्किल हो चुका है, जब हमारे कंटेंट पर ब्रांड्स भी नहीं आते। आपको पता है हमने बहुत रेयर पेड काम किया होगा, पूरे 6-7 साल की जर्नी में देखें तो 2-3 ही हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं। इसके अलावा कोई ब्रांड डायरेक्टली हमारे चैनल पर आके हमें स्पॉन्सर नहीं करता। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो पेट्रियन पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हमारी क्वालिटी मज़ीद इम्प्रूव हो सकती है। हाइप और सेंसेशनलिज्म से दूर इस डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में काम करना, जहां पर चारों तरफ से आप पर तलवारें लटक रही हों, हर तरह के डाइवर्स टॉपिक्स पूरी दुनिया से आपके लिए रिसर्च करके लाते रहेंगे, और इसके लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। हमारे पेट्रियन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसमें कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया और भारत शामिल हैं। और भारत से नई स्ट्रेटेजिक शराकत दारी उसी का एक शाखसाना है। यानी ये क्लियरली पता लगता है कि उनको फ्यूचर में भारत की ज़रूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए। उनके स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को समझ आ रहा है कि चाइना और रूस का मिलाप बहुत ख़तरनाक साबित होगा, लिहाजा अपने पुराने पार्टनर्स को इकट्ठा किया जाए, और जो मिडिल पावर्स हैं पाकिस्तान जैसी, मिडिल ईस्ट जैसी, उनको भी अपनी साइड पर किया जाए, ताकि वो चाइना और रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ना चली जाएं। तो भारत के साथ जो इन्होंने एक रीन्यूड डिटेल डिफेंस एग्रीमेंट किया है, वो भी इसी का सबूत है कि यूएस एशियन रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनरशिप चाहता है चाइना को काउंटर करने के लिए। और इस हवाले से एक नए क्वाड की मीटिंग भी उन्होंने की, जिसमें भारत शामिल नहीं था। क्वाड में हमेशा भारत का नाम आता है, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इस बार क्वाड की जो मीटिंग हुई है इस रीजन में, उसको क्वाड का नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन भारत को रिप्लेस कर दिया फिलीपींस ने। ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरीज से मुलाकात की है पीटर हेग्सेथ ने, और वहां बात की साउथ चाइना सी में इंक्रीज डेटरेंस और रेडीनेस की। ऑब्वियसली चाइना पर नजर रखने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली इस रीजन में भारत की जगह नहीं बनती, और भारत इनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा था, क्योंकि भारत की मैरीटाइम बाउंड्रीज नहीं है, तो भारत की रीच भी नहीं है। तो इन्होंने भारत को कहां पर स्ट्रेंथन करना है? इंडियन ओशन रीजन में। चोक पॉइंट्स के जरिए चाइना को टारगेट करने का इरादा रखते हैं, लेकिन बहुत दूर, बहुत देर बाद। जहां ये चाइना से इंटिमिडेट होकर नए नए इत्तेहाद बना रहे हैं, वहीं चाइना को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आपके पक्के दोस्त हैं। पीटर हेग्सेथ ने जो ट्वीट की है वो एक तारीखी ट्वीट है, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे बढ़कर चाइना की फ्लैटरी नहीं हो सकती। उन्होंने चाइना और अमेरिका को दोस्त करार दे दिया है। यानी बाइडेन के दौर में हम क्या देख रहे थे कि साउथ चाइना में उन्होंने पेंटागन की एक टास्क फोर्स बनाई कि चाइना पर नज़र रखी जाए, इंटेलिजेंस गैदरिंग की जाए, चाइना को डराया जाए। अब ये ट्वीट देख सकते हैं आप अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी की कि चाइना के बारे में कितने ज़बरदस्त कलमात हैं। वो कहते हैं कि ट्रंप और शी जिनपिंग की हिस्टोरिक मीटिंग के बाद मेरी भी मुलाकात चाइनीज काउंटर पार्ट से हुई है, मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस एडमिरल डोंग युन मलेशिया में, और हम दोनों ने एग्री किया है कि पीस, स्टेबिलिटी और अच्छे रिलेशंस ही हम दोनों अजीम ममालिक का फ्यूचर हैं, और यही हम दोनों ममालिक के लिए एक बेस्ट बात है। और डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग को G2 मीटिंग करार दे रहे हैं। G7 जो एक गोरों का ग्रुप था, यानी ग्रेट 7 कंट्रीज। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई इस्तिलाह मुतारिफ करवाई है, वो है G2, यानी 2 नए ग्रेट, चाइना और अमेरिका। इससे क्लियरली पता चल रहा है कि वो चाइना को वू करने की कोशिश कर रहे हैं।
और रशिया से जो पिछले दिनों इनको काफ़ी मायूसी हुई थी, अब वो फोकस ज़रा चाइना पर ला रहे हैं। वो कहते हैं कि हम दोनों ममालिक अपने मसाइल मिल बैठकर हल कर लेंगे, गॉड ब्लेस बोथ चाइना एंड द यूएसए। ये टोन हमें पिछली एडमिनिस्ट्रेशंस की जानिब से देखने को नहीं मिली। तो ये यूएस के जो नए मूव्स हैं कि चाइना के करीब होना, चाइना से ट्रेड डील करना, मामलात को ठंडा करना और एशिया पैसिफिक में चाइना को जहन में रखते हुए एक नई जिद्दत के साथ आना, नए नए पार्टनर्स तलाश करना और डील्स करना, और रूस के इन दो मौलिक हथियारों के तजर्बात, ये चीज़ हमें बताती है यूएस के फ्रेश मूव्स के बारे में कि इन डेवलपमेंट्स ने यूएस के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को एक सोच में मुब्तला कर दिया है कि अब हमें अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी तब्दील करनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप को भी सरप्राइज कर दिया है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक यही वो रीज़न है जिसमें हमें नज़र आया है कि डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से इंटिमिडेटेड नज़र आए। यानी अब उनकी स्ट्रेटजी ये है कि वक्ती तौर पर चाइना के साथ मामलात को कूल डाउन किया जाए, चाइना को ठंडा किया जाए और दूसरी तरफ अपने स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस जारी रखे जाएं, न्यूक्लियर टेस्ट को बहाल किया जाए, एशिया पैसिफिक में नई नई पार्टनरशिप्स की जाएं और साउथ चाइना सी के हवाले से एक नई स्ट्रेटजी बनाई जाए और इस इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की जाए चाइना और रूस के। यानी एक तरफ चाइना से हाथ भी मिला रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रेटजी ये भी है कि चाइना पर नज़र भी रखनी है। उसके लिए ये क्वाड वगैरह जैसी ग्रुपिंग्स भी ज़रूरी हैं, फाइव आइज, और इन न्यूक्लियर केपेबल वेपन्स के टेस्ट के बाद ट्रंप की टोन पुतिन के हवाले से भी बदली है, जो पिछले कई दिनों से काफ़ी एग्रेसिव थी। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये जो दोनों लीडर्स हैं, शी जिनपिंग और पुतिन, ये कोई इतने आसान लीडर्स नहीं हैं, ये बहुत सीरियस लोग हैं, आप इनसे खेल नहीं सकते। दे आर टफ, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग एंड सीरियस। और उन्होंने इशारा दिया रूस के साथ अपनी तिजारत की बहाली का, सैंक्शंस में कमी का, और साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं सोच रही कि यूक्रेन में टॉम हॉक मिसाइल्स को नस्ब किया जाए। वो स्ट्रेटजी जो बाइडन ने शुरू की थी और जर्मनी के साथ एक प्लान बनाया था कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को नस्ब किया जाएगा यूक्रेन में और रशिया को थ्रेटन किया जाएगा। और उसके बाद हमने मिसाइल हमलों की एक झड़पें भी देखी थी, एक दूसरे के ममालिक पर ख़तरनाक अटैक्स भी देखे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि रूस को नाराज़ किया जाए। अब यहाँ पर यूएस के जो मिलिट्री हॉक्स हैं, जो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं और साउथ चाइना सी से बियॉन्ड नहीं आगे जाने देना चाहते, वो परेशान है कि चाइना के साथ अगर आप मामलात को अब कूल डाउन कर रहे हो तो चाइना को एक स्पेस मिल जाएगी ग्रो करने की। ये जो इन्होंने टैरिफ्स में इतनी कमी की है और यूएस चाइना ट्रेड को बहाल करने की बात की है, इससे इनको ये डर है कि चाइना एक बार फिर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करेगा, उससे जो पैसा आएगा उससे मज़ीद एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट बनाएगा चाइना। और यही असल स्ट्रेटजी होती है कि आपके पास पैसा आए पहले, उससे आप अपना दिफाई बजट बढ़ाते हो। मजबूत दिफा वीक इकॉनमी के साथ नहीं हो सकता और चाइना ये चीज़ आज से 50 साल पहले समझ चुका था और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी इकॉनमी पर काम किया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को तेज़ किया। और जब पूरी दुनिया में आज चाइना की प्रोडक्ट्स फैली हुई हैं, उनके रेवेन्यू से चाइना पैसा कमाता है, दुनिया के सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनता है और उस पैसे से चाइना फिर एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट बनाता है। तो ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग के बाद मामला जो कूल डाउन हुए हैं दोनों ममालिक के दरमियान, इससे हॉकिश एलिमेंट्स को ये खतरा है कि चाइना को एक स्पेस मिल जाएगी और वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में मजीद तेजी लाएगा और दूसरी तरफ रशिया अपने स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस जारी रखेगा। और यही जो गठजोड़ है, ये इनके लिए एक फ्यूचर थ्रेट पोज करता है कि एक मुल्क एक्सपर्ट है इकोनॉमी और ट्रेड में और दूसरा मुल्क वेपन्स बनाने में, और दोनों मुल्क एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। रशिया चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है और चाइना किसी हद तक रूस की इकोनॉमी को चलाए रखने में मदद करता है। स्पेशली ये यूक्रेन जंग के बाद जब इन पर सैंक्शंस लगी तो सबसे बड़ी मार्केट चाइना थी जिन्होंने वेलकम किया रशियन प्रोडक्ट्स को, रशियन ऑयल को, और इससे रशियन इकोनॉमी नहीं बैठी। ये दोनों मुल्क मिलकर एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक डेप्थ प्रोवाइड करते हैं और इस वजह से यूएस में बैठे थिंकर्स डरते हैं कि हमारे हाथ से टाइम निकल रहा है क्योंकि हमें एक को गिराना होगा और उनकी कोशिश फिलहाल रूस पर है। लेकिन रूस भी रुक नहीं रहा और चाइना भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि रूस नेटो के हाथों शिकस्त खा जाए, क्योंकि अगर रूस हार गया तो अगला टारगेट होगा चाइना, साउथ चाइना सी वाली साइड से। और इसीलिए चाइना यूक्रेन जंग में रूस को सपोर्ट करता रहता है और इस खतरनाक कोल्ड वॉर में यूएस के पास हम पल्ला दोस्त कोई नहीं, जिस तरह चाइना और रूस के पास है एक दूसरे की शक्ल में। ये दोनों अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी जब भी वेस्ट की तरफ से कोई ऐलान होता है बड़ा मिलिटरीली, रूस उसके मुकाबले में एक और बड़ा धमाका कर देता है और इन सब को फिर सर जोड़कर बैठने पर मजबूर कर देता है कि अब क्या करें।
लेकिन ये जो पावर प्ले हमने देखा है कोरिया के अंदर शी जिनपिंग और ट्रंप की मीटिंग के दौरान, इसमें एक चीज़ तो वाज़ह हो चुकी है कि यूएस के अब सुपर पावर रहने के दिन बहुत थोड़े रह गए हैं और रूस और चाइना मिलकर यूएस की हेजीमनी को चैलेंज कर चुके हैं ग्लोबली। और चाइना और रूस की पार्टनरशिप एक बेमिसाली पार्टनरशिप है जो इसको 21st सेंचुरी की एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप डिक्लेयर करते हैं ताकि चाइना और रूस यूरेशियन रीजन पर राज कर सकें मिलकर और इस टेरिटरी में वेस्ट को कामयाब ना होने दें, जिससे मल्टीपोलैरिटी क्रिएट होगी और चाइना का फ्यूचर मज़ीद सिक्योर होगा अगर रूस की विक्ट्री होती है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अमेरिका और चाइना के दरमियान ये जो बर्फ़ पिघली है ये वक्ती है या लॉन्ग टर्म? क्या वो मौजूदा रूस को शिकस्त देने या उसको तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे नेटो के साथ और उनका अगला हदफ चाइना होगा, या आपके ख्याल में रूस और चाइना ये स्टेज ही नहीं आने देंगे और वो ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक सुपीरियॉरिटी हासिल कर चुके हैं अमेरिका के मुकाबले में? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।